नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग बंगाल शैली पढ़ रहे थे और बंगाल शैली के कलाकार आप जानते हैं 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य ज़्यादातर समाहित किए जाते हैं। तो 1905 से 1920 के मध्य के सभी कलाकारों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल शैली आप जानते ही हैं, बंगाल शैली को ठाकुर शैली भी कहा जाता है। बंगाल शैली में जो नवीन कला आंदोलन होता है उसके जो है आरंभकर्ता अवनींद्रनाथ टैगोर जी माने जाते हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर जी ही बंगाल स्कूल का भी नेतृत्व करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर आप जानते ही होंगे वास चित्रण के जनक माने जाते हैं, बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर लगभग सभी के कला गुरु भी हैं, चाहे वो आप देखेंगे आगे तो डाटा आएगा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो गणेश जन्नी हो, कमलपत्र हो, औरंगजेब का बुढ़ापा हो, भारत माता हो, ये सब डाटा बार बार जो है पूछा जाता है। जापानी वास्तु तकनीकी में भारत माता को चित्रित करने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर का ही रहा है। और इनके जो है चेले हैं असित कुमार हल्दर, आप जानते होंगे जन्म इनका कोलकाता में होता है। असित कुमार हल्दर लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। उसके बाद नंदलाल बोस आते हैं, ये भी इनके चेले हैं। नंदलाल बोस आप जानते हैं नव बंगाल शैली की देन नंदलाल बोस की ही है। मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। मीणा वादनी इनकी सबसे फेमस करती है, ये भी इन्हीं के चेले हैं। तो हमने नंदलाल बोस को पढ़ा, असित कुमार हल्दर को पढ़ा और जो है मुलुफे अवनी बाबू को पढ़ा। और उसके बाद आज नंबर आया है छितिन नाथ मजूमदार का। छितिन नाथ मजूमदार भी अवनी बाबू के शिष्य हैं। तो यहीं से हम लोग डाटा स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है नंदलाल बोस को पढ़ रखा था। नंदलाल बोस से जितने भी क्वेश्चंस थे सभी को लगभग हमने देख रखा था। यम सावित्री सबसे प्रसिद्ध करती है नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस ने ही जो है भारतीय संविधान की भी पांडुलिपियों को बनाया है, आप जानते होंगे। नंदलाल बोस गांधी जी की दांडी यात्रा को भी बनाते हैं। रविन्द्रनाथ की गीतांजलि में भी चित्रण इन्होंने किया है। और नंदलाल बोस आप जानते होंगे शांति निकेतन कला भवन के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। कब? 1922 में बनाए जाते हैं, 1922 में। तो आज बहुत सारे नाम एक साथ हमें देखने हैं, बंगाल शैली पूरा कंप्लीट कर लेना है। छितिन नाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं 1891 से 1985 तक इनका कार्यकाल रहा है। याद रखना है छितिन नाथ मजूमदार का जन्म कब का और कहाँ होता है। तो 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतिता के पास जगताई नामक ग्राम में होता है। लेकिन ये मुर्शिदाबाद बेटा बहुत बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा। छितिन नाथ मजूमदार का जन्म कहाँ होता है? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में होता है। कब होता है? 31 जुलाई 1891। तो जो डाटा पूछा गया है उसे हम खास जो है प्रेशर डाल के बता दे रहे हैं, इसलिए आपको नोट डाउन कर लेना है। तो मुर्शिदाबाद छितिन नाथ के लिए बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। आगे कहा जाता है छितेंद्र नाथ मजूमदार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में मूल रूप से छितेंद्र नाथ मजूमदार कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये याद रखना है। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। तो बंगाल स्कूल के चित्रकार छितेंद्र नाथ मजूमदार भी हैं, ऐसा डाटा इनसे पूछा जाता है। एक बहुत फेमस जो है चित्रण है, कागज़ पर वास चित्रण बनाते हैं। प्रभु हरदास अंतिम अवस्था में अपने बैठे हुए हैं और ये चित्रण मूल रूप से किसका है? तो ये चित्रण आप देख सकते हैं, मार्मिक दृश्य है। और ये किसका है? तो ये सब पूरा डाटा छितेंद्र नाथ मजूमदार ने बनाया है। छितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म आप जानते हैं मुर्शिदाबाद में हुआ है, पश्चिम बंगाल में। और ये चेले किसके हैं? अवनी बाबू के चेले हैं। आगे बढ़ते हैं तो छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में और डाटा कहा जाता है कि छितेंद्र नाथ मजूमदार के कलागुरु कौन थे? अवनी बाबू थे। 1912 से 30 तक छितेंद्र नाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए? तो बेटा वो कहाँ पे अध्यापक का काम किए हैं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में वो अध्यापन का भी काम कर चुके हैं। कब से? 12 से 30 तक, यानी लगभग 18 साल वो शिक्षण का भी काम किए हैं। कहाँ पे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता कॉलेज में। नेक्स्ट बात करेंगे तो छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में कहा जाता है कि छितेंद्र नाथ 1942 से 64 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं? तो बेटा एक कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। डाटा पूछा जाता है कि छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल बने? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहता है। इसीलिए आपको बार बार मैं कहता हूँ ये डाटा जरूर याद रखना है, एक प्रश्न तो पक्का रहता है, चाहे वो असित कुमार का पूछ ले कि वो जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले बनाए गए थे। छितेंद्र नाथ मजूमदार का पूछ ले, आप जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पहले बनाए गए थे। तो ये डाटा आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। आपको कन्फ्यूजन के लिए 4-5 चित्रकारों में से कोई एक दे देगा। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया था? तो बेटा मंच सजाने का काम यात्रा दल में किसने किया है? छितेंद्र नाथ मजूमदार ने किया है, याद रखना है, डाटा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट
क्षितिज मजुमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया है? तो श्री कृष्ण लीला गायन का जो प्रशिक्षण है वो नवदीप ब्रजवासी से मूल रूप से सीखा है। किसने? क्षितिज मजुमदार ने, जिनका जन्म मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो क्षितिज मजुमदार में कुछ खासियत और थी, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना कब होती है और किसने की है? तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को की जाती है क्षितिज मजुमदार के द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। तो 1 सितंबर 1942 को यहाँ पे चित्रकला विभाग की स्थापना होती है क्षितिज मजुमदार के द्वारा। नेक्स्ट, क्षितिज मजुमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे? तो मूल रूप से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला अध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इलाहाबाद वाले ध्यान दें, ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्षितिज मजुमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेटा ये जल रंग या फिर वास चित्रण पद्धति के लिए जाने जाते हैं। जल रंग आप जानते हैं पारदर्शी रंग होता है और उसे इसकी क्वालिटी पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है, पारदर्शी जल रंग होता है। स्टार लगाइए बेटा, अब वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ट्रिपल स्टार के साथ रखिएगा। चैतन्य का गृह त्याग विश्वविख्यात चित्र किसने बनाया है? तो चैतन्य का गृह त्याग क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का बहुत ही फेमस दृश्य है, बहुत ही फेमस, याद रखना है, बहुत ही फेमस। चैतन्य का गृह त्याग क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार को कहा जाता है तो संत चित्रकार कहा जाता है, संत चित्रकार। आपने देखा क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार ने किसका चित्रण किया है? तो बेटा किया था प्रभु हरिदास अपने अंतिम इच्छा में लेटे हुए हैं और उसको चित्रित किया है, तो इसीलिए इन्हें संत चित्रकार की उपाधि भी मिल चुकी है। नेक्स्ट, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, तो वो हैं क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। अच्छे वैष्णव कुल के जन्म में क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार चित्रांकन करते थे राधा कृष्ण के विषयों पे, याद रखना है, डाटा पूछा जा चुका है। वैष्णव शैली के हैं और जो है बंगाल शैली में भी आते हैं, अच्छे चितैरे हैं क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार। नेक्स्ट, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन है? डाटा फिर से पूछा गया, घुमा के पूछा गया, क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार ही इसके राइट आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट, पूछ लिया गया प्रभु हरिदास अपने अंतिम अवस्था में बैठे हैं, इसका चित्रण किसने किया है? जस्ट हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार इसके राइट आंसर बन रहे हैं। एक डाटा बहुत बार पूछा गया है कि क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार का प्रथम चित्र जिसमें एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीद लिया था, वो कौन सा चित्र था? तो बेटा बालक ध्रुव को ये बनाए थे और उसको एक अंग्रेज ने 80 रुपये दे करके इनसे खरीद लिया था। तो यहीं से इनके अंदर चित्रकला की और जो है गूढ़ भावनाएं जागृत हुई और ये चित्रकला की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, इंडियन प्रेस इलाहाबाद में मालिक श्री हरि केशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार की? तो बेटा गीत गोविंद चित्रावली को विशेष प्रस्ताव किसने दिया? हरि केशव घोष ने दिया है। किसको दिया है? क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार को दिया है। गीत गोविंद चित्रावली को किसने जो है तैयार किया है? तो वो क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार ने किया है। तो इतने टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता था क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार से, आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शैलेंद्र नाथ डे की, उसके बाद हम लोग DP राय चौधरी की, उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे मोहम्मद अबुल रहमान चबूतराई की, तो सभी को देखते चलेंगे। शैलेंद्र नाथ डे की अगर बात करते हैं बेटा, शैलेंद्र नाथ डे का कार्यकाल 1890 से 1971 ईस्वी तक रहा है। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 1890 ईस्वी में इलाहाबाद के दारागंज में शैलेंद्र नाथ डे का जन्म माना जाता है। इलाहाबाद के दारागंज वाला बेल्ट आप जानते होंगे, नदी के जस्ट किनारे वाला बेल्ट है, गंगा बैराज के बगल में। तो ये है दारागंज वाला बेल्ट, यहीं पे शैलेंद्र नाथ डे का जन्म होता है और क्वेश्चंस पूछा गया है कब होता है? तो 1890 में होता है। शैलेंद्र नाथ डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षाएं प्रदान की है, यानी प्राप्त की है। ये कोलकाता जाकर के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में मूल रूप से कला की शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो इतना डाटा आपको सदैव याद रखना है। आगे पूछा जाता है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के लेखक शैलेंद्र नाथ डे ही हैं, हमने पढ़ाया है तो इसमें आपको बताया है। मेघदूत किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? तो मेघदूत शैलेंद्र नाथ डे के लिए फेमस है। डाटा याद रखना है बेटा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है इसलिए कहता हूँ याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार कौन थे? तो राजस्थानी पुनर्जागरण के लिए शैलेंद्र नाथ डे का नाम आता है पहले नंबर पे, याद रखना है। शैलेंद्र नाथ डे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त होते हैं? तो ये 1924 में कला स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करते हैं।
आगे डाटा कहा जाता है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में शैलेंद्र नाथ डे ने कौन से विश्वविख्यात चित्रकार या शिष्य रहे हैं। तो पद्मश्री श्री राम गोपाल विजयवर्गीय इनके शिष्य रहे हैं। याद रखना है, राजस्थान में बहुत सारे शिष्य बनाए इन्होंने। पद्मश्री प्राप्त हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा और शंभुनाथ मिश्रा इनके जो है बहुत खास शिष्य रहे हैं। ये सभी चित्रकार हैं, एक अच्छे लेवल के चित्रकार हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय हो, देवकी नंदन शर्मा हो, शंभुनाथ मिश्रा हो, ये सब किसके शिष्य रहे हैं। तो मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे हैं। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहाँ पे होता है। इलाहाबाद दारागंज में होता है। कब होता है। 1890 ईस्वी में होता है। इन्होंने जो है चित्रकला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में अवनी बाबू के निर्देशन में प्राप्त की। आगे बात करते हैं, शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया है। तो पत्र कलम के लिए मूल रूप से ईश्वरी प्रसाद जिम्मेदार थे। ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें पत्र कलम की जो है शिक्षाएं दी है किसे, शैलेंद्र नाथ डे को। नेक्स्ट, शैलेंद्र नाथ डे के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। बेटा शैलेंद्र नाथ डे के सबसे फेमस चित्र कौन कौन से हैं, इसे एक साथ देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। शैलेंद्र नाथ डे के प्रसिद्ध चित्र, मेघदूत चित्र श्रृंखला, बहुत बार पूछा गया मेघदूत चित्र श्रृंखला, याद रखना। यशोदा और बालक कृष्ण, यक्ष पत्नी, वनवासी, ये वनवासी पूछा गया है, वनवासी यज्ञ, चलते फिरते भाव मुद्रा, चलते फिरते भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा, ये डाटा याद रखना है बेटा। नृत्य भंगिमा किसका है, शैलेंद्र नाथ डे का है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम, और जो है गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु, ये भी आपको याद रखना है। गरुड़ पे आसीन है, अष्टभुज विष्णु, ऐसा चित्र किसने बनाया है। तो शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया है। वनवासी किसका है, शैलेंद्र नाथ डे का है। नृत्य भंगिमा किसका है, शैलेंद्र नाथ डे का है। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है, तो शैलेंद्र नाथ डे की है। इतना डाटा आपको शैलेंद्र नाथ डे के बारे में याद रखना है। जन्म इनका याद रखना है, इलाहाबाद दारागंज में होता है। कब होता है, 1890 में होता है। इनके कलागुरु कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो ये अवनी बाबू के शिष्य थे, अवनी बाबू। और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में मूल रूप से ये चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग डीपी राय चौधरी को पढ़ेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं, याद रखना है। 1899 से 1975 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। डीपी राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ है। तो 15 जून 1899 ईस्वी है। 1899 भी याद रखना है बेटा। डीपी राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले में वर्तमान बांग्लादेश में तेजहट नामक स्थान पे हुआ है। तेजहट और रंगपुर दोनों पूछा गया है, आपको सदैव याद रखना है। तो रंगपुर जिले में वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। डीपी राय चौधरी का वहीं जन्म होता है। रंगपुर बहुत बार पूछा गया है। डीपी राय चौधरी का जन्म कहाँ होता है, रंगपुर में होता है। ठीक है, तो इतना आपको सदैव याद रखना है बंगाल शैली के कलाकारों में। आगे बात करें तो एक दृश्य दिखाई देता है, शहीद स्मृति, ये ब्रांज मूर्ति है, याद रखना है। और ये जो है 1947 में बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्थापित होता है पटना, बिहार में। देख सकते हैं जो लोग पटना गए हुए हैं वो ये मूर्ति देख चुके होंगे। ये है शहीद स्मृति, ये ब्रांज यानी कांस्य में बनाई गई है, देख लीजिए अच्छे से। ये डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये एक अच्छे लेवल के जो है मूर्तिकार भी हैं। डीपी राय चौधरी का विवाह किससे होता है, तो डाली से होता है। डाली से इनका विवाह होता है। डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी थी, वो अवनींद्र नाथ टैगोर से पेंटिंग का काम सीखे। डीपी राय चौधरी ने मूर्ति कला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया है, तो हिरणमय राय चौधरी से मूल रूप से इन्होंने मूर्ति कला यानी मूर्तियों बनाने का काम सीखा है। हिरणमय राय चौधरी से याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से मूर्तिकार कौन है, तो बहुत सारे ऑप्शंस देगा, उसमें मूर्तिकार पूछेगा। डीपी राय चौधरी को मूर्तिकार के रूप में जो है ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। हालांकि ये चित्रकार भी हैं लेकिन मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुए हैं, क्योंकि इनकी कुछ फेमस मूर्तियां हैं, जैसे शहीद स्मृति, ये ब्रांज मूर्ति है, बहुत फेमस हुई है। नेक्स्ट, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति ब्रांज मूर्ति का निर्माण पटना में किया है, तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया है। शहीद स्मृति को कहाँ स्थापित है, पटना में। नेक्स्ट, ट्रम्प ऑफ लेबर, ये बहुत बार पूछा गया बेटा, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, कम से कम ट्रिपल स्टार इस पे। ट्रम्प ऑफ लेबर किससे बनाई गई है, तो डीपी राय चौधरी ने बनाई है। श्रम की विजय या फिर ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति को 1954 ईस्वी में कांस्य व सीमेंट के संयोजन से मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया, तो मरीना समुद्र तट चेन्नई में मूल रूप से ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय मूर्ति को स्थायी बनाया है डीपी राय चौधरी ने। तो चेन्नई में निर्मित है, ये आपको याद रखना है। श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थरों के बड़े टुकड़े का भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दृश्य श्रम का विजय है। ऐसा दृश्य बनाया गया है किसके द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर की एक प्रकृति कहाँ पे है, 1959 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई,
तो 1959 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मुख्य द्वार पे मूल रूप से श्रम की विजय की एक मूर्ति स्थापित है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं, तो पूछा गया है कि डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय कहाँ स्थापित है, तो वह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर के मुक्ताकाश में भी मूल रूप से बनाया गया है। वहाँ पे भी रखा हुआ श्रम का विजय एक मूर्ति। आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी से और कौन सा क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, तो 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया है। तो यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष 1955 में कौन बनते हैं, डीपी राय चौधरी साहब, यानी डीपी प्रसाद राय चौधरी बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस और इनसे बन सकता है वो कौन सा है, जब 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तब इसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो बेटा जब ललित कला अकादमी की स्थापना एस्टेब्लिश होती है 1954 में ललित कला अकादमी स्थापित की जाती है, तो उसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं डीपी राय चौधरी ही, देवी प्रसाद राय चौधरी ही पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार आंगस्ट रोंदा। ये नाम बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है बेटा। आंगस्ट रोंदा का प्रभाव किस पे रहा है, डीपी राय चौधरी पे रहा है। डीपी राय चौधरी पे आंगस्ट रोंदा का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1929 में पूछा जा रहा है कि 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बनाए जाते हैं। मद्रास कॉलेज में पहले भारतीय प्राचार्य बनाए जाते हैं डीपी राय चौधरी, याद रखना है। अभी छितिन नाथ मजूमदार को हमने पढ़ा, वो इलाहाबाद में बनाए गए थे। असित कुमार हल्दर लखनऊ में बनाए गए थे। और मद्रास में कौन बनाया गया, डीपी राय चौधरी बनाए गए। कब बनाए गए, 1929 में बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया है वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना और आधुनिक चित्र पर जो है रचना पद्धति को किस स्थान से कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया। तो बेटा जब ये मद्रास विश्वविद्यालय में प्राचार्य बनते हैं उसके बाद जो है इन्होंने इस पे काम किया है। धातु ढलाई हो, वास्तुकला हो, मूर्ति रचना हो, आधुनिक चित्र रचना पद्धति हो, इन सभी को बहुत विशेष महत्व दिया था इन्होंने और अपने सिलेबस में शामिल करवाया था। आगे, डीपी राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म पुरस्कार यानी पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया, तो इन्हें 1958 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। आप जानते हैं 1975 में इनकी मृत्यु होती है, 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल जाता है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चंस जो आपको बहुत बार जो है डिस्टर्ब करता है, दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई है, तो प्रतिमा की बात की जा रही है तो यहाँ डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई है, तो यहाँ पे डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाता है दांडी मार्च आप जानते हैं किसने बनाया है, तो दांडी मार्च के लिए आगे आ जाते हैं कौन, तो वहाँ पे नंदलाल बोस राइट आंसर बनते हैं, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा बैठती थी। तो दांडी मार्च की यात्रा यानी गांधी जी की दांडी यात्रा किसने बनाया, नंदलाल बोस ने। जबकि दांडी मार्च की प्रतिमा दिल्ली में किसने बनाया, तो डीपी राय चौधरी में। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। नेक्स्ट, डीपी राय चौधरी के चित्रण में विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतया क्या होते थे, तो विषय जो ज़्यादातर रहते हैं वो महिलाओं पर इन्होंने केंद्रित करके ज़्यादातर चित्रण का कार्य किया है। 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन होता है कब, 15 अक्टूबर 1975 को। 15 अक्टूबर 1975 को डीपी राय चौधरी इस संसार को छोड़ करके अलविदा कहे जाते हैं। तो डीपी राय चौधरी से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1975 भी पूछा गया है, याद रखना है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार माने जाते हैं, चित्रकार भी रहे हैं। चित्रकला की शिक्षा इससे किससे प्राप्त की है, अवनी बाबू से, आप जानते ही हैं। और मूल रूप से ये मूर्तिकला की शिक्षा तो हिरणमय राय चौधरी से प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान चबूतराई की। मोहम्मद अब्दुल रहमान चबूतराई के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल 1897 से 1975 ईस्वी तक रहा है। 1895 से 1975 ईस्वी तक रहा है। अब्दुल रहमान चबूतराई का जन्म कब और कहाँ पे होता है, तो 21 सितंबर 1897 को इनका जन्म होता है पाकिस्तान के लाहौर वाले बेल्ट में। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है लाहौर में किसका जन्म हुआ, अब्दुल रहमान चबूतराई का जन्म हुआ है। कब होता है, 21 सितंबर 1897 ईस्वी को। अब्दुल रहमान चबूतराई के आरंभिक कला शिक्षक कौन थे,
तो उस्ताद मीर बख्श से अब्दुल रहमान चौधरी ने आरंभिक काल में जो है कला की शिक्षा प्राप्त की थी। एक बहुत फेमस दृश्य है इनका राधिका को इन्होंने चित्रित किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से चित्रित करने का प्रयास किया है अब्दुल रहमान चौधरी ने। यह है राधिका का चित्र, इस टाइप से चित्रित किया है किसने? अब्दुल रहमान चौधरी ने। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान चौधरी संबंधित थे तो ये बंगाल शैली से संबंधित थे। अब्दुल रहमान चौधरी ने कला की विविधता शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो ज़्यादातर जो है शिक्षा ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से मूल रूप से ग्रहण की है। इनके गुरु कौन हो जाते हैं? तो अवनी बाबू हो जाते हैं, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में ये जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान चौधरी को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया था? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में मूल रूप से इन्हें कला शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल चुकी थी अब्दुल रहमान चौधरी को। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? तो दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार अब्दुल रहमान चौधरी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? तो पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल रहमान चौधरी को माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म लाहौर में होता है, आप जानते हैं। अपने चित्रों को कैलोग्राफी लाइन यानी सुलेखीय रेखा का प्रयोग किसने किया है? तो अब्दुल रहमान चौधरी के जो है चित्रों में सबसे ज़्यादा सुलेखीय रेखा का प्रयोग हुआ है, यानी कैलोग्राफी लाइन का प्रयोग खूब अच्छे से करना सीख गए हैं। आगे बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन और पूछा जाता है? अब्दुल रहमान चौधरी की शैली को कहा जाता है? तो चौधरी शैली, इसीलिए इनकी शैली को कहा जाता है। चौधरी शैली किसकी शैली है? तो अब्दुल रहमान चौधरी की शैली मानी जाती है। चौधरी के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो मुगल शैली और मूल रूप से आर्ट नो तथा इस्लामिक ईरानी कला का भी प्रभाव इन पे रहा है। तो मुगल लघु चित्रकला का रहा है, इस्लामिक और जो है ईरानी चित्रकला का रहा है, और आर्ट न्यू का भी मूल रूप से प्रभाव देखने को मिलता है चौधरी शैली में। आगे बात करते हैं तो इनसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? वो बनते हैं, किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? क्वेश्चंस पूछा गया है, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? चौधरी, यानी अब्दुल रहमान चौधरी को कहा जाता है। अब्दुल रहमान चौधरी ने राधिका शीर्षक से चित्र किस माध्यम में बनाया है? जो राधिका अभी हमने आपको चित्र दिखाया था वो टेम्परा और वास तकनीकी में बनाया गया है। आप देखते हैं वो जो है मूल रूप से अपारदर्शी है, यानी अपारदर्शी नहीं है, पारदर्शी है। एक साइड से दूसरे साइड आप देख सकते हैं इस टाइप से उन्होंने बनाया है वास चित्रण पे टेम्परा माध्यम। जल रंग में जो है पारदर्शी होता है। नेक्स्ट, चौधरी ने अपने कुल कितने पुस्तकों को प्रकाशित किया है? तो बेटा चौधरी की 3 पुस्तकें हैं, चौधरी पेंटिंग, नक्काश चौधरी और मुरक्का चौधरी। मुरक्का चौधरी की अगर बात करते हैं 1928 में प्रकाशित होती है। नक्काश चौधरी की अगर बात करते हैं 1935 में आती है, जबकि चौधरी पेंटिंग की अगर बात करते हैं 5 साल बाद 1940 में आ जाती है। अब्दुल रहमान चौधरी की तीनों पुस्तकें याद रखनी है, मुरक्का चौधरी, नक्काश चौधरी और चौथई पेंटिंग या चौथई की पेंटिंग। नेक्स्ट, चगुतई के कैरियर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? तो मुरक्का चगुतैया मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र वर्णन करता है। कौन? मुरक्का चगुतई। इसको बनाया है कब? तो मुरक्का चगुतई को 1928 ईस्वी में बना पाते हैं। 1928 में मूल रूप से मोहम्मद कौन? अब्दुल रहमान चगुतई बना पाते हैं। नेक्स्ट, चगुतई को लोकप्रियता के अन्य कारण क्या क्या रहे हैं? तो बेटा ये पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लोग जो है रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना, अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना मूल रूप से किसका काम रहा है? अब्दुल रहमान चौधरी का रहा है, इसलिए जो है और लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं? तो मूल रूप से किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं? तो अब्दुल रहमान चौधरी के प्रशंसक जो है पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय दोनों रह चुकी हैं। इन लोगों ने इनकी प्रशंसा की है, बखूबी की है, बहुत अच्छे से की है। तो ये डाटा आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कहा जाता है चौधरी के प्रथम चित्र हैं, चौधरी के प्रथम चित्र या प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, ये पूछा गया बेटा, प्रिंस सलीम को किसने चित्र किया है? चौधरी ने किया है। जंगल में लैला, ये भी पूछा गया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में जंगल में लैला रखी हुई है। कवि तुलसीदास को भी मूल रूप से चौधरी ने चित्रित किया है। राधा कृष्ण को भी चित्र किया है। होली, हरीमन तोता, बेटा ये पूछा गया है, हरीमन तोता। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में मूल रूप से हरीमन तोता भी रखा हुआ है और मूल रूप से जंगल में लैला भी रखा हुआ है। दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चौधरी के ये सारे डाटाज बहुत फेमस हैं, आपको सदैव याद रखने पड़ेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे शारदा चरण उकील की। शारदा चरण उकील से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। शारदा चरण उकील की अगर बात करते हैं तो 1888 से 1940 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है और मूल
मूल रूप से शारदाचरण उकील का जन्म कब और कहाँ होता है? तो 14 नवंबर 1888 ईस्वी को विक्रमपुर वर्तमान ढाका बांग्लादेश में मूल रूप से शारदाचरण उकील का जन्म होता है। तो ढाका बहुत बार दिया गया है। ढाका बांग्लादेश में किसका जन्म हुआ? शारदाचरण उकील का हुआ है। याद रखना है कब होता है? 1888 ईस्वी में। शारदाचरण उकील ने कला शिक्षा कहाँ और किसके निर्देशन में प्राप्त की है? तो बेटा ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता में ओमनी बाबू के निर्देशन में मूल रूप से कला की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। आगे कहा जाता है शारदाचरण उकील चित्रकार के समय और किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो बेटा शारदाचरण उकील चित्रकार तो थे ही, साथ में अभिनेता भी रहे हैं। नेक्स्ट डाटा जो अभी शारदाचरण उकील के बारे में पूछा जाता है वो ये है कि इन्होंने एक चित्रण बनाया शिव और सती की यात्रा। ये है आपका शिव और सती की यात्रा। आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं अपने नंदी पे, आराम से जा रहे हैं। तो ये सती की यात्रा में निकले हुए हैं। ऐसा दृश्य बनाया है किसने? तो बनाया गया है शारदाचरण उकील के द्वारा, जिनका जन्म विक्रमपुर ढाका बांग्लादेश में होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। वर्ष 1925 ईस्वी में निर्मित फिल्म प्रेम संन्यास द लाइट ऑफ एशिया में किंग शुद्धोधन की भूमिका में किसे जो है प्रयोग किया गया था? किंग शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई थी? तो शारदाचरण उकील ही अपने आप को किंग शुद्धोधन के रूप में 1925 में जो है चित्रित किए हैं। ऐसी फिल्म में काम किए हैं। कौन सी फिल्म? प्रेम संन्यास द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो शारदाचरण उकील अपने आप को किंग शुद्धोधन के रूप में दर्शा चुके हैं, ऐसा काम कर चुके हैं। यह एक अच्छे अभिनेता भी रहे हैं। शारदाचरण उकील के दो छोटे भाई थे। कौन कौन से? वारदा उकील और जो है रानोदा उकील। रानोदा उकील और वारदा उकील किसके भाई हैं? तो ये मूल रूप से शारदाचरण उकील के भाई हैं। आगे बात करें और क्या पूछा जा सकता है? कहा जाता है नई दिल्ली में सर्वप्रथम आर्ट स्कूल शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने और कब की? तो बंगाल शैली के कलाकार हैं शारदाचरण उकील। ये 1926 ईस्वी में इस्टेब्लिश कर देते हैं शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स। कहाँ पे? दिल्ली में इस्टेब्लिश करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, नई दिल्ली के रूपेला नामक पत्रिका, ये रूपेला पत्रिका किसकी है? तो रूपलेखा नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया है? तो रूपलेखा नामक जो कला पत्रिका प्रकाशित हुई है वो शारदाचरण उकील के द्वारा ही प्रकाशित हुई है, ये याद रखना है। शारदाचरण उकील का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका में हुआ है और ये एक अभिनेता और चित्रकार दोनों रहे हैं, ये आपको सदैव याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और शारदाचरण उकील के बाद हम लोग देखेंगे मुकुलचंद डे के बारे में। मुकुलचंद डे को भी हमने पढ़ा है। मुकुलचंद डे की अगर बात करते हैं 1895 से 1989 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है मुकुलचंद डे का। मुकुलचंद डे का जन्म कहाँ और कैसे होता है? तो मूल रूप से 23 जुलाई 1895 ईस्वी को श्रीधर खोला वर्तमान बांग्लादेश में मूल रूप से मुकुलचंद डे का जन्म होता है। 23 जुलाई 1895 को किसका जन्म होता है? मुकुलचंद डे साहब का जन्म होता है। कहाँ पे? बांग्लादेश के श्रीधर खोला में। आगे बात करते हैं मुकुलचंद डे से और क्या डाटा इंपॉर्टेंट है। तो मुकुलचंद डे ने कला की शिक्षा किससे और कहाँ पे प्राप्त की है? तो आरंभिक में रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन यानी बीरभूम वाला क्षेत्र होता है। ये बहुत बार पूछा गया शांति निकेतन कहाँ पे है? तो बीरभूमि में है। तत्पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण की है। कौन? मुकुलचंद डे। पहले शांति निकेतन में, उसके बाद कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, दोनों जगह किए हैं। पहले जब ये शांति निकेतन में करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में होगा और जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में पहुँचेंगे तो अवनी बाबू के निर्देशन में कला की शिक्षा होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इनसे क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि भारत में ड्राई पॉइंट्स एचिंग के अगुआ थे। तो बेटा भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के जो है अगुआ माने जाते हैं मुकुलचंद डे जी। एचिंग को भारत में कला व्यक्ति के रूप में परिचित करने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बेटा एचिंग को जो है ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाए हैं मुकुलचंद डे ही, याद रखना है। और मुकुलचंद डे ने एचिंग तकनीकी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, यानी एचिंग खुद कहाँ से किए आए थे? तो अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन और बर्थ जैक्सन के निर्देशन में, बर्थ जैक्सन और जो है ब्लेंडिंग स्लोन के निर्देशन में मूल रूप से अमेरिका जा कर के ये एचिंग की जो है शिक्षा प्राप्त करके आए थे। एचिंग तकनीकी वहीं से सीखे थे। कहाँ से? अमेरिका के शिकागो से। नेक्स्ट, वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ ईचर्स के जीवन पर सदस्य रहा। तो शिकागो सोसाइटी ऑफ ईचर्स के
पर्यंत सदस्य पे मूल रूप से सदस्यता का काम किसने किया है? मुकुलचंद डे साहब ने किया है। मुकुलचंद डे का जन्म आपको याद रखना है, श्रीधरखोला बांग्लादेश में होता है, और ये याद रखना है इचिंग को स्टार्ट करने का काम मुकुलचंद डे का ही रहा है। आगे बात करते हैं तो आगे क्वेश्चंस कहा गया है कि वर्ष 1928 में मुकुलचंद डे ने किस कला विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में यानी प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में मूल रूप से 1928 में मुकुलचंद डे जो है प्रधानाचार्य यानी प्राचार्य के रूप में काम किए हैं। आगे जो और क्वेश्चंस बनता है मुकुलचंद डे से कहा जाता है कि किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? तो जब ये प्रिंसिपल बनते हैं 1928 में, तब मुकुलचंद डे ही सबसे पहले महिलाओं का प्रवेश वहाँ स्टार्ट करवाते हैं। कहाँ पे? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता। ठीक है, तो मुकुलचंद डे ही वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश स्टार्ट करवाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1940 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची, जिसके बाद वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में 1959 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भी करवाया? तो वीरभूमि टेराकोटा को जो है किसने प्रकाशित करवाया है? मुकुलचंद डे ने करवाया है। कब करवाया है? 1959 ईस्वी में करवाया है। अब मुकुलचंद डे के बारे में जब जानकारी ख़त्म होती है तो उसके बाद नाम आता है सुधीर रंजन खासगीर का। सुधीर रंजन खासगीर भी जो बंगाल शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं और बंगाल शैली में 1907 से 1974 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा है। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म कब और कहाँ पे होता है? तो 24 सितंबर 1907 ईस्वी को चिटगांव, ये डाटा पूछा गया बेटा, सुधीर रंजन खासगीर का जन्म कब पे होता है? तो चिटगांव में होता है, वर्तमान बांग्लादेश का एक शहर है, वहीं पे सुधीर रंजन खासगीर का जन्म होता है। कब? ये 1907 में जन्मते हैं, 24 सितंबर का दिन होता है। तो चिटगांव में किसका जन्म हुआ? सुधीर रंजन खासगीर जी का जन्म चिटगांव में हुआ है, याद रखना है। चिटगांव कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश, पड़ोसी बांग्लादेश में पड़ता है। नेक्स्ट, सुधीर रंजन खासगीर के पूर्वजों को मुगल ने क्या उपाधि दी थी? तो खासगीर दी थी। खासगीर का मतलब होता है हिंदू वैद, तो मुगलों ने दी है। खासगीर मतलब होता है हिंदू वैद, उनके पूर्वजों को दी है। सुधीर रंजन खासगीर किसके शिष्य थे? तो बेटा ये अवनी बाबू के शिष्य, अवनींद्रनाथ टैगोर, तत्पश्चात नंदलाल बोस, ये दोनों लोगों से शिक्षाएं ग्रहण की हैं। पहले ये अवनी बाबू से सीखे हैं, उसके बाद अवनी बाबू के शिष्य नंदलाल घोष हैं, उनसे भी ये जो है सरकार की शिक्षा प्राप्त की हैं। तो सुधीर रंजन खासगीर दोनों के शिष्य रहे हैं, नंदलाल बोस और अवनी बाबू। आगे बात करते हैं तो सुधीर रंजन खासगीर से और क्या क्वेश्चंस बनता है? कहा जाता है कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले पहले और भारतीय कलाकार बनते हैं सुधीर रंजन खासगीर, जिन्होंने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट डाटा पूछा जाता है, दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे। बेटा दून स्कूल में पहले कला शिक्षक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुधीर रंजन खासगीर नियुक्त हुए हैं। खासगीर का मतलब होता है हिंदू वैद। इनका जन्म कहाँ पे होता है? चिटगांव, बांग्लादेश। आपको सदैव याद रखना है किसके शिष्य हैं? अवनी बाबू के, उसके बाद नंदलाल बोस के। तो ये डाटा आपको सदैव याद रखना है, दिमाग में बिठाए रखना है। कोलकाता में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? बेटा दून स्कूल की स्थापना सतीश रंजन दास ने की थी। कब? 1935 ईस्वी में सतीश रंजन दास ने इनकी स्थापना की थी, दून स्कूल ऑफ देहरादून। नेक्स्ट एक डाटा है बेटा, बहुत फेमस है, डाटर ऑफ द सॉइल। ये पूछा गया क्वेश्चन है, डाटर ऑफ द सॉइल। डाटर ऑफ द सॉइल देख सकते हैं, धरती की पुत्री, ये डाटा पूछा गया है। इसे चित्रित करने का काम सुधीर रंजन खासगीर का रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा पूछा जा चुका है। एक बार चित्र फिर से देख लीजिए। डाटर ऑफ द सॉइल, महिला है, हाथ में लिए हुए है बच्ची। नेक्स्ट एक डाटा और आपसे बार बार जो पूछा जाता है वो ये है कि सुधीर खासगीर किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुख्यतः ये मूर्तिकार और दूसरे नंबर पे चित्रकार। तो मुख्यतः ये मूर्तिकार, गौणतः चित्रकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। जैसे डीपी राय चौधरी भी मूर्तिकार ही जाने जाते हैं। तो ऐसे सुधीर रंजन खासगीर मूर्तिकार और चित्रकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। वह कलाकार जिसकी प्रतिभा मूर्तिकला और चित्रकला दोनों के रूप में प्रस्फुटित हुई है, परंतु आप पहले मूर्तिकार है, पीछे चित्रकार है। ये डाटा कहा जाता है सुधीर रंजन खासगीर के लिए कि पहले वो मूर्तिकार है, दूसरे नंबर पे चित्रकार है। नेक्स्ट, वर्ष 1937 ईस्वी में सुधीर खासगीर ने कांस्य ढलाई यानी ब्रॉन्ज कास्टिंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इंग्लैंड के एरिक गिल से मूल रूप से सुधीर रंजन खासगीर ने ब्रॉन्ज कास्टिंग की शिक्षा प्राप्त की, यानी कि कुल मिला के कांस्य ढलाई की शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? तो एरिक गिल ने। ठीक है, आगे वर्ष 1934 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो 1934 ईस्वी में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन में पहली प्रदर्शनी लगती है। कब? 1934 ईस्वी में।
आगे बात करते हैं तो डाटा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर रंजन खासगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कम आमंत्रित किया गया था। तो लखनऊ में भी ये काम कर चुके हैं। यूपी सरकार ने सुधीर रंजन खासगीर को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज लखनऊ में प्राचार्य का पद दिया था 1956 ईस्वी में, याद रखना है। पहले जो है असित कुमार हल्दर होते हैं, पहले जो है भारतीय असित कुमार हल्दर बनते हैं लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल। उसके बाद 1956 में मूल रूप से इन्हें भी मिलता है, सुधीर रंजन खासगीर को भी मौका मिलता है। पूछा जाता है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब होती है? 1911 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर रंजन खासगीर के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो मदन लाल नागर आते हैं बेटा, मदन लाल नागर भी चित्रकार हैं। रणदीप सिंह बिष्ट भी हैं, बहुत फेमस हैं। अवतार सिंह पवार भी हैं, इन्हें भी पढ़ना होगा। रणदीप सिंह बिष्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अवतार सिंह पवार से भी पूछा जाता है, और ये लोग सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य हैं, तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहा है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे प्रथम कलाकार नियुक्त किया गया? तो सुधीर रंजन खासगीर पहला नाम आता है 1957 में, जब पद्म पुरस्कार मिलता है तो इन्हें पद्मश्री मिलता है। बाउल डांस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगाइएगा बेटा, डबल या ट्रिपल स्टार लगाइएगा। बाउल डांस चित्र श्रृंखला के शीर्षकार रचनाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खासगीर ने बाउल डांस को भी चित्रित किया है। नेक्स्ट, आगे बात आता है, तीनों माध्यम में बना टोरेसो चित्र कौन सा है? टोरेसो चित्र किसने बनाया है? तो सुधीर रंजन खासगीर ने टोरेसो चित्र बनाया है। तीनों माध्यम में बना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है इसमें, मोटाई भी है, ठीक है। लंबाई मोटाई और चौड़ाई तीनों में बना हुआ चित्र है, किसका है? टोरेसो है, सुधीर रंजन खासगीर ने बनाया है। आगे बात करते हैं तो खासगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो यूरोपीय कलाकार रोंदा का प्रभाव कहाँ पे है? सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है रोंदा का प्रभाव। नेक्स्ट, सुधीर रंजन खासगीर के सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया था, वो है डॉटर ऑफ द सॉयल। डॉटर ऑफ द सॉयल पहला पुरस्कार मिलता है किसे? जो है इनकी प्रदर्शनी में इनके जो है आर्ट को मिलता है, सुधीर रंजन खासगीर के आर्ट को मिलता है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा गया है, खासगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? खासगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं? तो बिटर, माँ और शिशु, डॉटर ऑफ द सॉयल। डॉटर ऑफ द सॉयल बहुत बार पूछा गया बेटा, ये डाटा आपको सदैव याद रखना है। डॉटर ऑफ द सॉयल और बिंटर, साथ में माँ और शिशु, ये तीनों चित्र जो है सुधीर रंजन खासगीर के हैं। सुधीर रंजन खासगीर टोरेसा चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनते हैं। लखनऊ आर्ट कॉलेज का स्थापना कब होता है? 1911 में होता है। तो इतना डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, के वेंकटप्पा को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। के वेंकटप्पा से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। के वेंकटप्पा बंगाल शैली में माने जाते हैं। 1887 से 1965 तक इनका कार्यकाल रहा है। के वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ होता है? तो 1886 में होता है, मैसूर में मूल रूप से के वेंकटप्पा का जन्म होता है। एक दृश्य है, बहुत ही मार्मिक दृश्य है, राम का विवाह है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बंगलोर में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गुरु वशिष्ठ हैं और सीता जी हैं, राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी को दृश्यित किया गया है। किसके द्वारा? के वेंकटप्पा के द्वारा दृश्यित किया गया है, चित्रित किया गया है। आगे कहते हैं, के वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बेटा एक अच्छे लेवल के चित्रकार हैं। सुधीर रंजन खासगीर अच्छे लेवल के क्या थे? तो अच्छे लेवल के मूर्तिकार थे और जो है छोटे लेवल के चित्रकार थे, लेकिन के वेंकटप्पा चित्रकार हैं। के वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये लघु चित्रकार के रूप में फेमस हैं। किस प्रकार को बंगाल का मैसूर कहा जाता है? किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? तो बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा को ही कहा जाता है। मंसूर आप जानते होंगे मुगल काल में आता है। मंसूर बाज पक्षी के लिए, टर्गे काक के लिए बहुत फेमस होता है, मयूर चित्रण के लिए बहुत फेमस होता है, जहांगीर के शासनकाल में रहता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, ये उपमा दी गई है। आगे, पे वेंकटप्पा के प्रसिद्धि का कारण क्या है? प्रसिद्धि किस रूप में मिली है? तो वीणा वादक के रूप में के वेंकटप्पा सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। वेंकटप्पा के पूर्वज थे तो मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार थे, कोर्ट पेंटर थे मूल रूप से ये लोग। और वेंकटप्पा कहाँ पे? मैसूर राज्य में रहा करते थे। आगे बात करते हैं तो वेंकटप्पा ने कला शिक्षा प्राप्त की है। वेंकटप्पा ने कला शिक्षा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में 1909 से 11 के मध्य
कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में ही प्राप्त की है। किसने? के वेंकटप्पा ने। किसके निर्देशन में? अवनींद्रनाथ ठाकुर के निर्देशन में। कब? 1910 से 11 के मध्य। ये डाटा पूछा गया है कब इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की, तो 1910 और 11 के मध्य कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा प्राप्त की है। आगे बात करते हैं, डाटा पूछा जाता है 1909 से 11 ईस्वी के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए लेडी हरिंगम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ और कौन शामिल था? तो लेडी हरिंगम के साथ के वेंकटप्पा भी जाते हैं। किसकी तैयार किए जो है चित्रियाँ? तो ये लोग अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए लेडी हरिंगम के साथ जाते हैं, जिसमें के वेंकटप्पा का नाम भी शामिल होता है, ये साथ रहते हैं। आगे बात करते हैं कि वेंकटप्पा से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो कहा जाता है वेंकटप्पा की शैली प्रभावित थी किससे? तो मुगल और दक्खनी शैली से प्रभावित थी। स्टार लगा लीजिएगा बेटा, ये लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार लगाइएगा। वेंकटप्पा की शैली कैसी है? मुगल और दक्खनी शैली मानी जाती है। आगे क्वेश्चंस बनता है, वर्ष 1926 ईस्वी में ऊँट के दृश्य चित्र पर 1934 ईस्वी में कोडई कनाल के दृश्य चित्र जो जल रंग वास तकनीकी में बनाया गया है, किसने बनाया है? तो इसे के वेंकटप्पा ने ही बनाया है। किसे? ऊँट का दृश्य चित्र और मूल रूप से कोडई कनाल के दृश्य चित्र के वेंकटप्पा के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जाता है, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, साथ ही लंका दहन, सीता व स्वर्ग मृग, राम विवाह, साथ में टीपू सुल्तान इत्यादि चित्र किसके हैं? तो के वेंकटप्पा के ही हैं। के वेंकटप्पा के चित्र माने जाते हैं। टीपू सुल्तान हो, राम का विवाह हो, लंका दहन हो, राम द्वारा हनुमान जी को मुद्रा दी जा रही हो, या फिर सीता और स्वर्ण मृग हो, ये सब डाटा किसने बनाया है? तो ये जो है डाटा के वेंकटप्पा ने ही बनाया है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है वर्ष 1974 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम पे बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की है? तो बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कर्नाटक सरकार ने किसके नाम पे की? के वेंकटप्पा के नाम पे की है। अब के वेंकटप्पा से जितने भी डाटा थे हमने पढ़ा दिया आपसे। अब केनु देसाई के बारे में हम लोग जानेंगे। के वेंकटप्पा आप जान ही गए हैं, अच्छे लेवल के चित्रकार हैं और मूल रूप से बंगाल का मंसूर इन्हें कहा जाता है। जन्म इनका मंसूर में ही होता है और इनके फेमस चित्रों में आप जानते हैं क्या क्या है। राम विवाह हो, टीपू सुल्तान हो, लंका दहन हो, मुद्रिका अपहरण हो, जो है राम जो है हनुमान जी को मुद्रिका दे रहे हैं, ऐसा दृश्य किसने बनाया है? के वेंकटप्पा ने ही बनाया है। अब कनु देसाई के बारे में जान लेते हैं। कनु देसाई भी बंगाल शैली में आती हैं। 1907 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। विख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1907 ईस्वी में गुजरात के भड़ौच शहर में मूल रूप से किसका जन्म होता है? गुजरात के भड़ौच में कनु देसाई का जन्म होता है। ये डाटा याद रखना है। कनु देसाई के लिए जो जन्म दिया गया है वो भड़ौच शहर कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में ये भी डाटा 10 बार पूछा गया होगा, याद रखना है बेटा, स्टार लगाइएगा। कनु देसाई किस लिए फेमस हैं? तो ये कला निर्देशक के रूप में भी फेमस हैं और चित्रकार के रूप में भी फेमस हैं। कौन? कनु देसाई। कनु देसाई का जन्म कहाँ पे होता है? भड़ौच शहर गुजरात में होता है। कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है। आगे बात करते हैं, कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुई है? तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस के निर्देशन में मूल रूप से कनु देसाई की शिक्षा होती है। शांति निकेतन में नंदलाल बोस के निर्देशन में कनु देसाई शिक्षा ग्रहण करती हैं कला के। आगे कनु देसाई ने किस विषयों से संबंधित चित्र अधिक बनाए हैं? तो राधा कृष्ण पे खूब चित्र बनाया, मीरा पे बनाया, उत्सव पे बनाया, त्यौहार पे बनाया और श्रृंगारिक प्रसंगों पर भी कनु देसाई ने खूब चित्रण का कार्य किया है। आगे कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता। भारत माता किसने बनाया है? कनु देसाई ने भी बनाया है। अवनी बाबू ने भी बनाया है। मकबूल फिदा हुसैन ने भी बनाया है, याद रखना है। वट सावित्री और अर्चना। वट सावित्री पूछा जा चुका है, याद रखना है, स्टार लगाइएगा बेटा। वट सावित्री किसने बनाया है? कनु देसाई ने बनाया है। आगे बात करते हैं, कहा जा रहा है कौन कलाकार चलचित्र जगत से संबंधित रहा है और उनके उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन किया है? तो बेटा कौन सा कलाकार है जो चलचित्र जगत में भी संबंधित रहा है और उनके उत्तम फिल्मों में भी कला निर्देशन किया है? तो वो काम कनु देसाई का ही रहा है। कनु देसाई इसके लिए फेमस रहे। नेक्स्ट, किस फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया? तो राम राज्य हो, बैजू बावरा हो। बैजू बावरा पूछा जा चुका है। बैजू बावरा में निर्देशन का काम किसने किया है? कनु देसाई ने किया है। राम राज्य हो, नवरंग हो, भारत मिलाप हो, झनक झनक पायलिया बाजे, ये सब जो है इसमें जो है काम मूल रूप से कनु देसाई का निर्देशन ही रहा है। तो झनक झनक पायलिया बाजे, बैजू बावरा, राम राज्य, नवरंग, भारत मिलाप, मूल रूप से ऐसे फिल्मों में निर्देशन किसका रहा है? तो कनु देसाई का ही रहा है। कनु देसाई का जन्म कहाँ पे होता है? गुजरात
साथ भड़ोच में होता है। चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में रही हैं। वट सावित्री इनका बहुत फेमस दृश्य है। मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता और जो है वट सावित्री, अर्चना, ये सब फेमस दृश्य हैं इनके। आगे बात करते हैं और क्या डाटा कनु देसाई के बारे में पूछा जाता है। तो कहा जाता है वर्ष 1957 ईस्वी में कनु देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो झनक झनक पायलिया बाजे को 1957 में सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड भी पा चुके हैं कनु देसाई जी। नेक्स्ट एक डाटा और जो आपसे पूछा जाता है वो है किसने 1938 ईस्वी में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार रंजीत राम सुवर्ण चंद्रिका मिला। रंजीत राम सुवर्ण चंद्रिका किस लेवल का अच्छा पुरस्कार है? गुजराती संस्कृति का अच्छा पुरस्कार है। किसे मिला है? कनु देसाई को मिला है। कब मिला है? 1938 ईस्वी में मिला है। एक क्वेश्चन और कनु देसाई से पूछा जाता है। कनु देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है? तो गुजरात गौरव पुरस्कार 1965 में कनु देसाई को दिया जाता है गुजरात ललित कला अकादमी के द्वारा। तो इतना डाटा कनु देसाई से भी पूछा गया जो बंगाल शैली में संबंधित थी, याद रखना है। अब बात आता है समरेंद्र नाथ गुप्ता के बारे में। समरेंद्र नाथ गुप्ता की अगर बात करते हैं बेटा, पूछा गया है 1887 से 1964 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा है। और मूल रूप से समरेंद्र नाथ गुप्ता का जन्म कहाँ पे होता है? तो कोलकाता में 1887 ईस्वी में इनका जन्म होता है। समरेंद्र नाथ गुप्ता ने कला शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की है? तो कला विश्वविद्यालय कोलकाता में अवनी बाबू से मूल रूप से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन बनाए जाते हैं? तो समरेंद्र नाथ गुप्ता ही बनाए जाते हैं, लाहौर के पहले भारतीय प्रिंसिपल। ठीक है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो है मूल रूप से समरेंद्र नाथ गुप्ता पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा गया है वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर के साथ जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने बनवाई? तो 1914 में जब असित कुमार हल्दर जाते हैं जोगी मारा को देखने तो वहाँ पे समरेंद्र नाथ गुप्ता भी इनके साथ रहते हैं, तो उनके भित्ति चित्रण में इनका भी योगदान रहा है। लास्ट नाम आता है सैलोज मुखर्जी का। बेटा जो भी क्वेश्चन सैलोज मुखर्जी से बना है वो आपको हम एक साथ करवाए दे रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं फंसेगा, बंगाल शैली से वो कितना भी घुमा के क्वेश्चंस पूछ ले सब कुछ आपको करना आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। आइए देखते हैं सैलोज मुखर्जी के बारे में। सैलोज मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ पे होता है? तो मूल रूप से इनका जन्म 1907 में पश्चिम बंगाल में होता है। कौन? सैलोज मुखर्जी का जन्म। सैलोज मुखर्जी का एक फेमस दृश्य है माँ और शिशु। ये सैलोज मुखर्जी ने बनाया है, आप देख सकते हैं माँ और शिशु। माँ अपने पुत्र को जो है हाथों में लिए हुए दर्शाई गई है, ऐसा दृश्य इन्होंने दर्शाया है। एक पुत्र इस साइड में है, माँ और शिशु है, एक साइड इस साइड में है। तो आप देख सकते हैं माँ और शिशु को दर्शाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है सैलोज मुखर्जी के द्वारा। आगे बात करते हैं तो सैलोज मुखर्जी से और कौन सा डाटा बन सकता है? सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो बेटा रंगवादी कला या फिर भाववादी कला जिसे कहा जाता है वैसी कला है, ये डाटा पूछा गया है। स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगाइएगा। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी या फिर भाववादी कला सैलोज मुखर्जी की कला मानी जाती है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। कब होता है? 1907 में। आगे पूछा गया है सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा प्राप्त की? तो ये मातिस से थोड़ी सी कला में जो है प्रेरित हुई हैं, मातिस से कला की शिक्षाएं प्राप्त की हैं, थोड़ा सा प्रेरणा ली हुई हैं। सैलोज मुखर्जी से और क्या क्वेश्चंस बनता है? पूछा जाता है आधुनिक कलाकार तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया है? तो आधुनिक कलाकार और अमृता शेरगिल को जोड़ने का काम सैलोज मुखर्जी का रहा है। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा बेटा इस पर। नेक्स्ट, इंपीरियल टैबैको कंपनी में कला निर्देशक का पद किसे देखा गया? तो इंपीरियल टैबैको कंपनी में कला निर्देशक के पद पे आसीन रही हैं सैलोज मुखर्जी जी। सैलोज मुखर्जी जी। आगे जो 2-3 क्वेश्चंस और बन सकते हैं, 2-3 पॉइंट और देख ले रहे हैं। जैसे इनसे पूछा जाता है लोक कला व बसोली शैली से प्रभावित कलाकार कौन थे? तो सैलोज मुखर्जी थे प्रभावित कलाकार। नेक्स्ट, 1937 में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? तो पहली अकेली प्रदर्शनी जो है मूल रूप से कोलकाता में सैलोज मुखर्जी की आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, किस कलाकार ने विवाह नहीं किया? ये क्वेश्चंस पूछा गया है, किस कलाकार ने विवाह नहीं किया है? तो सैलोज मुखर्जी इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण बनते हैं।
लास्ट प्रश्न कहा जाता है, बंगाल शैली का सबसे लास्ट पॉइंट है, सैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई थी। तो दिल्ली में बस से गिर करके मूल रूप से सैलोज मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। सैलोज मुखर्जी ने शादी भी नहीं की थी। सैलोज मुखर्जी जो है मूल रूप से आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में जन्म होता है। बहुत फेमस दृश्य है माँ और शिशु, और जो है ये फेमस होते हैं रंगवादी कलाकार यानी फाववादी कलाकार के रूप में। तो कुल मिला के इतना डाटा आपको सदैव याद रखना है, दिमाग में सदैव मंथन करते हुए आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब कोई भी क्वेश्चन आपका बंगाल शैली से नहीं गलत होगा। बंगाल शैली के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जो है समसामयिक कला और उनके कलाकार। जैसे आप जानते हैं राजा रवि वर्मा हों, रविन्द्रनाथ ठाकुर हों, गगनेंद्रनाथ ठाकुर हों, इन सभी का नाम हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।